अद्रित, आर्यन और आयुष आयुष के फ्लैट पर पहुंच गए थे। कॉलेज में ही आयशा मिल गई थी तो वह भी उनके साथ आ गई। उनके ही पीछे आद्या और दिशा स्कूटी से आ रही थी। दोनों ने मुंह ढक रखा था, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सकता था। साथ ही अद्रित के बॉडीगार्ड भी थे, लेकिन आद्या को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, इस तरह चोरी छिपे ये सब करना। हालांकि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी आद्या को ये सब नहीं पसंद आ रहा था। कुछ ही देर में वो लोग आयुष के फ्लैट पर थे। सभी हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए थे। वह 3 BHK फ्लैट था। दरअसल ये फ्लैट अद्रित का था और अद्रित ने ही आयुष को यहाँ रहने के लिए कहा था। लेकिन आयुष यहाँ ऐसे नहीं रहता था, वह इसका किराया देता था। अद्रित को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन आयुष भी माना नहीं और अंत में अद्रित ने ही उसकी बात मान ली। तो अब यहाँ आयुष और आर्यन रहते हैं, क्योंकि उन दोनों के डैड लंदन में रहते हैं और ये दोनों अद्रित के साथ यहाँ। जब अर्जुन जी और वेदिका जी यहाँ नहीं थे, तब अद्रित इसी फ्लैट में आ जाता था और तीनों मौज करते थे। इसलिए यह 3 BHK फ्लैट था। इसमें एक कमरा अद्रित का, एक एक आर्यन और आयुष का था। हालांकि आर्यन आयुष के साथ ही सोता था, वह कभी दूसरे कमरे में सोया ही नहीं, इसलिए वह कमरा खाली पड़ा था। सभी हॉल में बैठे थे। अद्रित ने अपना लैपटॉप खोला और उन सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगा कि किसे क्या करना है। इस बार प्लान में थोड़ा बदलाव था। इस बार अद्रित सब कुछ अपने हिसाब से करवा रहा था और जैसे जैसे वह बता रहा था, सभी वैसा वैसा नोट करते जा रहे थे। आद्या का मन उदास था, क्योंकि एक तो उससे फाइल खो गई। हाँ, गलती उसकी नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि सारी गलती उसी की है। अगर वह थोड़ी सी सावधान रहती तो शायद फाइल नहीं खोती। वह अद्रित की तरफ देख रही थी, जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। वह इस समय एक बिजनेसमैन की तरह ही बात कर रहा था। आद्या अद्रित की तरफ देख रही थी। तभी अचानक से अद्रित ने अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर आद्या की तरफ देखा, जिससे आद्या अचानक से हड़बड़ा गई और उसने अपनी नज़र झुका ली। एक पल को उसकी सरकत से अद्रित के होंठ पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसे कार्तिक की कही बात याद आने लगी, जिससे उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया और उसने आद्या को घूर कर देखा, फिर वापस अपना ध्यान लैपटॉप में लगा लिया। लगभग 2 घंटे में अद्रित ने एक दूसरी फाइल बना दी थी, नए बजट के साथ। जगह भी तय हो चुकी थी, इस बार जगह दूसरी रखी थी। अब बस सभी को उस फाइल के अकॉर्डिंग चलना था। अब सभी थक चुके थे और भूख भी लगी थी सभी को, लेकिन बनाए कौन? तो आर्यन ऑर्डर करने लगा, जिस पर आद्या ने हिचकिचाते हुए उसे रोका और कहा, क्या हम कुछ बना दें आप सभी के लिए? आर्यन, लेकिन तुम भी तो थक गई हो ना। रहने दो, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। आद्या, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, हम बना देते हैं। आप सब बताइए क्या खाएंगे? दिशा ने सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और वह एकदम से बोली, तेरे हाथ का पुलाव। आप सबको पता है आद्या बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इसके हाथ का पुलाव ना बहुत टेस्टी होता है। आयुष, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हम भी यही खाएंगे। आर्यन, हाँ मैं भी। आयशा, एक्चुअली मुझे इतनी भूख नहीं है, तो मेरा तो रहने देना, बोलकर उसने मुंह बनाया। अब आद्या अदीर की तरफ देखने लगी, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। उसका ध्यान लैपटॉप पर ही था। सभी अपनी बातों में लगे हुए थे, किसी का ध्यान नहीं था। आद्या ने धीरे से अद्रित को देखकर कहा, आप क्या खाएंगे? उसकी बात सुनकर अद्रित की लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुक गईं। कुछ देर रुककर उसने कहा, नो थैंक्स, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। उसकी बात पर आर्यन ने कहा, ओए बाहर से क्यों ऑर्डर करेगा? चुपचाप से वही खा जो बन रहा है। आद्या, तुम इसके लिए भी वही बना दो, खा लेगा ये, खाली नखरे करता है बस। उसकी बात पर आद्या ने एक नज़र अद्रित को देखा, जो लैपटॉप में ही देख रहा था। उसे देखकर आद्या ने आमे से रिलाया, फिर आयुष से कहा, आप मुझे बता देंगे किचन कहाँ है और सामान कहाँ रखा है? आयुष, हाँ हाँ चलो, कहते हुए वह उठा। तभी अचानक से अद्रित ने कहा, तू बैठ, मैं बता दूंगा, बोलकर उसने अपना लैपटॉप साइड रखा और सोफे से उठ गया। सभी उसे देखने लगे, जिस पर उसने सभी को घूर कर देखा तो सभी अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगे। आयुष आर्यन को देखने लगा, जिस पर आर्यन ने उसे कोई इशारा किया और आयुष अपनी जगह आकर बैठ गया। अद्रित आद्या के साथ किचन में चला गया। आयशा को यह देखकर गुस्सा आने लगा। वह अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं पानी पीकर आती हूँ, बोलकर उठने लगी कि आर्यन ने कहा, अरे अरे आयशा तुम बैठो ना, देखो ये रहा पानी, लो पियो।
और थोड़ी बातें करो ताकि हम सब मिलकर प्रोजेक्ट को जल्दी से अच्छा सा पूरा कर सकें। वैसे भी आयुष के साथ तुम्हें ही काम देखना है। उसकी बात सुनकर आयशा का मुंह बन गया और वह वहीं बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार किचन की तरफ जा रही थी। अंदर किचन में अद्रित आद्या के साथ आया। आद्या की धड़कनें सामान्य से तेज दौड़ रही थी, अद्रित के साथ अकेले में होने की वजह से। अद्रित उसके साथ अपनी जलन के चलते आ तो गया था, लेकिन यहाँ आकर उसकी स्थिति अजीब हो चुकी थी। कभी बात नहीं की, जाना नहीं तो क्या बोले, कैसे बोले, कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए उसने सीधा सामान बताना शुरू कर दिया। आद्या भी उसे देखते हुए ध्यान से उसकी बात को सुन रही थी। सब कुछ अच्छे से समझने के बाद अदित ने कहा, और किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? कहते हुए वह गहरी नजरों से देखने लगा, जिस पर आद्या ने अपनी नजर झुकाए हुए ही धीरे से नामे अपना सिर हिला दिया। अदित उसे देख रहा था, या कह सकते हैं मानो उसमें खो गया। तभी एक बालों की लट आद्या के चेहरे पर झूलने लगी। वह अदित की आंखों में चुभ रही थी। अदित आद्या में इस तरह खो चुका था कि कब उसका हाथ आद्या के चेहरे की तरफ बढ़ा, उसे पता ही नहीं चला। आद्या ने जब यह महसूस किया तो उसके दिल ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली, जो देखकर अद्रित का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया, और वह एक नजर आद्या को देखकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब आद्या को कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, और अद्रित को वहां न देखकर उसने चैन की सांस ली। उसकी करीबी को महसूस कर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने एक गहरी सांस ली, फिर खाना बनाना शुरू किया। आद्या किचन में खाना बना रही थी। अद्रित किचन से बाहर आकर वापस अपने लैपटॉप में लग गया था। आर्यन और आयुष अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहे थे, जो महसूस करके अद्रित बिना किसी तरफ देखे बोला, अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर आंखें चलाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वो दोनों हड़बड़ा गए और फिर अपने काम पर ध्यान देने लगे। कुछ ही देर बाद किचन से बाहर हॉल में खाने की खुशबू फैल गई। आर्यन को खाने की इतनी अच्छी खुशबू आई तो उसने कहा, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। आयुष, सच में खुशबू से पता चल रहा है कि पुलाव बहुत टेस्टी बना होगा। अब तो इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। दिशा हंसते हुए, मैंने कहा था ना, आद्या बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके खाने की खुशबू से ही लोग खींचे चले आते हैं। आयुष, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। खाने की खुशबू तो अद्रित को भी आ रही थी, जिससे उसे भी भूख लगने लगी थी। अब लेकिन वो कंट्रोल करके बैठा था। आयशा का तो मुंह बना हुआ था सभी के मुंह से आद्या की तारीफ सुनकर। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो चुका था। हॉल में ही एक साइड डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। आद्या खाना लेकर वहां लगाने लगी तो आर्यन ने उसे टोकते हुए कहा, आद्या वहां रहने दो, यहीं ले आओ, यहीं बैठकर खाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। आद्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वहां आ गई। दिशा, मैं भी चलती हूँ मदद करने, बोलकर वो उठी। फिर दोनों मिलकर खाना वहां लगाने लगी। इतना सब देखकर आयुष बोला, हमें तो लगा था तुम सिर्फ पुलाव बना रही हो, फिर ये सब क्या है? आद्या, कुछ नहीं, पुलाव है और इसके साथ रायता बनाया है हमने। आर्यन, रायता? वाह आद्या, यू आर टू गुड। पता है कितने टाइम से मैंने नहीं खाया है। इस गधे को तो बनाना ही नहीं आता, कभी पानी ज्यादा डाल देता है तो कभी मिर्ची। उसकी बात सुनकर सभी को हंसी आ गई, सिवाय आयशा के। उसे अब यहाँ और बैठा नहीं जा रहा था, तो उसने कॉल का बहाना लगाते हुए कहा, अद्रित, आप कोई काम तो नहीं है? एक्चुअली मुझे घर जाना है, मम का मैसेज आया है। उसकी बात पर सब उसे ही देखने लगे। अद्रित, हाँ तुम रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कहकर वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। अद्रित की बात पर आयशा के चेहरे पर चमक आ गई। आयुष, तू जाएगा तो फिर खाना कौन खाएगा? तेरे बिना मजा नहीं आएगा। अद्रित ने एक नजर आद्या को देखा, फिर आयुष से कहा, बस अभी आता हूँ, थोड़ी देर में, बोलकर वो आयशा के साथ वहां से चला गया। वहीं आद्या उसके जाने से उदास हो गई, जो आर्यन देख चुका था। उसने उसका मूड ठीक करते हुए कहा, भाई अब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो खिला भी दो, वो आ जाएगा, मैं उसके आने तक इंतजार नहीं कर सकता, वरना भूख से मर जाऊंगा। आयुष, चुप कर नौटंकी, बोलते उसके सिर पर एक चपत लगाई। आयुष, आद्या तुम डालो, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। आद्या ने सिर हिलाया। उसके बाद वो उन्हें सर्व करने लगी। पहला बाइट मुंह में डालते ही आयुष बोला, बहुत टेस्टी है आद्या, सच में मैंने इतना अच्छा पुलाव आज तक नहीं खाया, तुम्हारे हाथ में जादू है।
आर्यन, सच में आद्या, इतना टेस्टी पुलाव खाकर ना मजा आ गया। मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। उन दोनों की बात सुनकर आद्या हंसने लगी। आयुष, अरे तुम भी खाओ। तुम क्यों नहीं खा रही हो? आद्या, हम खा लेंगे भाई, आप खाइए। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ देखने लगी, जो देखकर आयुष ने आर्यन को इशारा किया तो आर्यन आद्या को देख मुस्कुराने लगा। उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था उसे। आर्यन, आयुष और दिशा खा चुके थे। अब उन्हें नींद आ रही थी, लेकिन सो जाते तो घर नहीं जा पाते। आर्यन, यार नींद आ रही है, एक काम करते हैं, दिशा और मैं जाकर लोकेशन देख आते हैं, घूमना भी हो जाएगा। कहते हुए वो शरारत से दिशा को देखने लगा, जिसने उसे देखकर मुंह बना लिया। आयुष, हाँ ये ठीक रहेगा, काम का काम हो जाएगा और नींद भी उड़ जाएगी। चलो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। दिशा, लेकिन आद्या यहाँ अकेले। आर्यन, अरे उसकी चिंता मत करो, अद्रीत आ रहा होगा। उसने कहा ही था कि अद्रीत गेट से अंदर आया। जिसे देखकर आयुष ने कहा, लो ये आ गया। अद्रीत उन्हें देखकर, क्या हुआ? आर्यन, मैं, दिशा और आयुष लोकेशन देखने जा रहे हैं। पुलाव इतना टेस्टी था कि कुछ ज्यादा ही खा लिया, जिसकी वजह से नींद आ रही थी, तो सोचा कि वहीं चले जाएं, घूमना भी हो जाएगा और काम भी। अद्रीत, तो आद्या को भी ले जाओ। आयुष, ले जाते, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया है, तो तुम दोनों खा लो आराम से, फिर दोनों साथ ही लोकेशन देख आना। आयुष की बात सुनकर अद्रीत ने आद्या को देखा, जिसने उसके देखते ही अपनी नजर झुका ली। अद्रीत ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ ठीक है। दिशा, आद्या ध्यान रखना, हम बस अभी आ रहे हैं। आद्या उसे बेचारगी से देखने लगी, क्योंकि उसे अद्रीत के साथ अकेले रहने में अजीब लग रहा था। दिशा भी क्या करती, काम भी था। वो लोग वहां से निकल गए। उसके बाद अब फ्लैट में सिर्फ अद्रीत और आद्या ही रह गए। अद्रीत आद्या को देख रहा था, वहीं आद्या अपनी नजर झुकाए अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, खाना लगा दें आपके लिए? अद्रीत हाँ बोलकर वो भी सोफे पर बैठ गया और उसने अपना लैपटॉप खोल लिया। आद्या 2 प्लेट में दोनों के लिए पुलाव डालकर ले आई। एक उसने अद्रीत के आगे कर दी और दूसरी खुद लेकर बैठ गई। आद्या ने अद्रीत की तरफ देखा, जो लैपटॉप में काम कर रहा था। उसने अभी तक प्लेट को छुआ भी नहीं था। ये देखकर वो उदास हो गई। तभी उसने देखा कि अद्रीत ने प्लेट को अपने हाथ में ले लिया और लैपटॉप में देखते हुए उसने एक बाइट अपने मुंह में रखी। इधर अद्रीत ने वो बाइट खाते ही अपनी आंखें बंद कर ली। पुलाव सच में टेस्टी था, लेकिन अपने नेचर के हिसाब से उसने कुछ नहीं कहा और खाता रहा। वहीं आद्या उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब अदित ने कुछ नहीं कहा तो वो उदास हो गई और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। उसकी नजर हटते ही अदित ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना सिर झटक कर वो अपने काम में लग गया। काम करते हुए समय कब बीता पता ही नहीं चला। दिशा, आर्यन और आयुष भी वापस आ चुके थे। उनके आने के बाद आद्या और दिशा घर के लिए निकल गए। घर आकर आद्या अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों के सामने अद्रीत का चेहरा घूम रहा था। भले ही अद्रीत ने उसके हाथ का पुलाव खाने के बाद कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव आद्या ने अच्छी तरह देखे थे। किस तरह वो उसके हाथ के पुलाव को मजे से खा रहा था, ये आद्या ने नोटिस किया, और उसके लिए इतना ही काफी था कि अद्रीत को उसके हाथ का खाना पसंद आया। फिर चाहे उसने मुंह से उसकी तारीफ की हो या ना की हो, इससे आद्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को डिनर के बाद वो अपनी डायरी लेकर बैठ गई कि आज जो कुछ भी हुआ वो उसे उसमें लिखने लगी। लिखते लिखते उसे याद आया कि उसकी फाइल खो गई थी। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि वो फाइल गई कहाँ, जबकि उसने खुद अपने बैग में उसे रखा था। फिर भी क्या किसी ने निकाल ली? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, और क्यों, वो भी हमारे साथ? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। सोचते हुए वो परेशान हुए जा रही थी। साथ ही अद्रीत का गुस्सा करना भी उसे याद आया। एक पल को उसके गुस्से को याद करके ही आद्या सिर उठी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसके बाद अपनी डायरी को वापस अलमारी में रखा और बेड पर आकर लेट गई। उसके ख्यालों में अद्रीत ही घूम रहा था। उसने तकिए को बाहों में भरा और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। रायचंद पैलेस। अद्रीत अभी डिनर करके अपने कमरे में आया ही था। उसके दिमाग में कार्तिक के सब, आद्या का कार्तिक को वो फाइल देना और बाकी सभी से झूठ बोलना कि फाइल खो गई है, सब कुछ एक रील की तरह घूम रहा था। साथ ही उसके बाद आद्या का सभी के सामने मासूम बनना भी घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आद्या का सच कौन सा है।
जो उसने अपनी आंखों से देखा वो, या जो वो सभी के सामने थी वो बालकनी में आकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा कौन सा चेहरा सच्चा है, जो मैंने कार्तिक के साथ देखा वो, या जो तुम बाकी सभी के साथ थी वो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब तुम्हारे चेहरे की मासूमियत देखकर मुझे लगा था कि शायद तुम बाकी सभी से अलग हो। कुछ अलग है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाता है। इसलिए तो शायद मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला जा रहा था। लेकिन जब मैंने तुम्हें कार्तिक के साथ देखा और तुम्हारी बातें सुनी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम ऐसी होगी। किसी इंसान को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं करता, और तुम्हें देखकर भी मुझे कभी नहीं लगा कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगी। लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा, वो सब झूठ तो नहीं हो सकता। अगर तुमने मुझे धोखा दिया है ना आद्या, तो तुम देखोगी कि मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। जब मैं तुम्हें तोड़ूंगा, तुम्हें अपने बहुत पास लाकर दूर कर दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई धोखा देता है तो कैसा लगता है। तुमसे उम्मीद करने लगा था, विश्वास करने लगा था। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी आद्या, सिर्फ तुम। उस कार्तिक का तो मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरा भी नहीं होने दूंगा। कहते उसके होंठ पर डेविल स्माइल आ गई, जो कुछ बहुत बड़ा होने का इशारा कर रही थी। अगली सुबह आज आयुष और आयशा को लोकेशन पर जाकर अरेंजमेंट करवानी थी, लेकिन आज आयशा आई ही नहीं, जिसकी वजह से आयुष को अकेले जाना पड़ा। वैसे उसके लिए तो अच्छा ही था, उसे वैसे भी आयशा की कंपनी नहीं पसंद थी। आर्यन और दिशा को भी कुछ काम था, तो वो लोग निकल गए। अब बचे आद्या और अद्रित। उन दोनों की उस सिंगर के साथ मीटिंग थी, जिसमें उन दोनों को जाना था। अद्रित ने एक नजर आद्या को देखा, फिर अपनी गाड़ी के आगे का गेट खोलकर उसे अंदर बैठने के लिए कहा, तो आद्या अपनी नजर झुकाते हुए ही अंदर बैठ गई। अद्रित ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए गेट को एक जोरदार झटके से बंद किया, जिससे अंदर बैठी आद्या डर से कांप उठी। अद्रित आकर दूसरी साइड ड्राइविंग पर बैठ गया। उसने जब आद्या को डरते देखा, तो उसके होंठों पर तीखी मुस्कान आ गई। वो आद्या के करीब आया और उसने उससे पूछा, क्या हुआ, इस तरह डर क्यों रही हो? पहले तो आद्या उसके इस तरह करीब आने से थोड़ा पीछे हो गई, क्योंकि उसके पास आने से आद्या की धड़कनें शोर कर रही थी, जो उससे संभल नहीं रही थी। लेकिन अद्रित को लगा कि शायद आद्या को उसका करीब आना पसंद नहीं आया, और यह सोचते ही उसके दिमाग में कार्तिक घूमने लगा। उसने आद्या को देखते हुए मन ही मन कहा, मेरा करीब आना तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन उस कार्तिक के करीब रहना तुम्हें बहुत पसंद है। कहते हुए उसके जबड़े कस गए। वो आद्या को घूरने लगा। तभी उसे आद्या की आवाज़ सुनाई दी, आद्या, धीरे से। वो आपने जब जोर से गेट बंद किया था, हम थोड़ा डर गए थे। आद्या ने इतनी मासूमियत से बोला कि अद्रित एक पल को उसे देखता ही रह गया। लेकिन फिर जल्दी से होश में आकर उसने अपना सिर झटका और आद्या को देखते हुए कहा, ओह सॉरी, वो हाथ में थोड़ा दर्द था, इसलिए गेट छूट गया। दर्द? यह सुनते ही आद्या ने जल्दी से अद्रित की तरफ देखा। उसकी आंखों में तड़प की बेचैनी थी, जो अद्रित को भी महसूस हो रही थी। उसे कुछ अजीब लगा। आद्या, आपको चोट लगी है क्या कहीं? ज्यादा दर्द है तो रहने दीजिए, हम ऑटो से चलते हैं। अद्रित उसे देखने लगा। उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर ना जाने क्यों अद्रित के दिल में हलचल होने लगी। वो एकटक उसकी बेचैन सी आंखों में देखने लगा। अद्रित, नहीं, इतना भी दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ, आराम से ड्राइव कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। कहते हुए उसने कार स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ा दी। आद्या उसकी बात सुनकर सीधा तो बैठ गई, लेकिन उसकी बेचैन भरी नजरें बार बार अद्रित की तरफ ही जा रही थीं। वो देख रही थी कि कहीं अद्रित को दर्द तो नहीं हो रहा। अद्रित को भी उसकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि आद्या की वो बेचैन भरी नजरें अद्रित को बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंच चुके थे। यह अद्रित का वही होटल था जहाँ पार्टी रखी गई थी। दोनों कार से उतरे, उसके बाद होटल के अंदर चले गए। अद्रित अपनी तीखी नजरों से आद्या को ही देख रहा था, जो अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देख रही थी। ये देखकर ना चाहते हुए भी अद्रित के होठों पर मुस्कान आ गई। वो लोग एक प्राइवेट एरिया की तरफ आए, जहाँ वो सिंगर और उसका असिस्टेंट बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अद्रित और आद्या उनके पास आए। अद्रित ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर मलिक, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। अमित मलिक, हेलो मिस्टर रायचंद, कोई बात नहीं, वैसे भी काम हमारा था,
तो थोड़ा इंतजार तो कर ही सकते हैं। अमित ने आद्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस ब्यूटीफुल। उसके मिस ब्यूटीफुल बोलने से आद्या थोड़ा असहज हो गई। उसने उनसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि बस हाथ जोड़ दिए। यह देखकर अमित ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ वापस लिया और अपने हाथ जोड़ लिए। अमित आद्या को देखकर, इंडियन ब्यूटी है आप सच में, कहकर वो हल्का हंसा। आद्या भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। अद्रित दोनों को देख रहा था। उसे अमित का आद्या की तारीफ करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तीनों वहां लगे सोफे पर बैठ गए। अद्रित ने उनसे पूछा, आप बता दीजिए, आपको आपके हिसाब से कैसी अरेंजमेंट चाहिए? अमित, देखिए मिस्टर रायचंद, मुझे बस वहाँ गाना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फैंस वहाँ आए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो मुझे आप पर विश्वास है कि आप सब कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपको परफेक्शन से बहुत प्यार है और आपका परफेक्शन आपकी डिजाइन की गई होटल्स में दिखता है। अद्रित, थैंक यू मिस्टर मलिक। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी टीम बहुत अच्छी है और सभी एक से बढ़कर एक हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आद्या दोनों की बात सुन रही थी। अमित से अद्रित के लिए तारीफ सुनकर आद्या को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो लोग कॉन्सर्ट से रिलेटेड ही कुछ बात करने लगे। बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। मीटिंग लगभग 2 घंटे चली। उसके बाद अमित को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो वो वहाँ चला गया। आद्या को अब भूख लग रही थी, लेकिन वो बोली कैसे? वो अभी अदित के साथ इतनी सहज नहीं हुई थी। उसका चेहरा देखकर अदित को कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। उसने आद्या को देखकर कहा, भूख लगी है तुम्हें? आद्या उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने मासूमियत से अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर अदित के होंठ मुस्कुरा उठे। अदित ने आद्या से उसकी चॉइस पूछकर वेटर को ऑर्डर करके खाना वहीं मंगवा लिया। वो दोनों वहीं बैठकर ऑर्डर आने का इंतजार करने लगे। बाहर होटल में अर्जुन जी के साथ अभिषेक जी आए थे। शायद उनकी कोई मीटिंग थी, या शायद उन्हें कोई काम था होटल में ही। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में ही उन्हें वो वेटर मिल गया जो अद्रित और आद्या के लिए खाना लेकर जा रहा था। अर्जुन जी हल्के से उसकी ट्रॉली से टकरा गए, जिस पर उस वेटर ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, रियली सॉरी। ये देखकर मैनेजर भी भागता हुआ आया। वो भी सॉरी कहने लगा। अर्जुन जी वेटर से, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मैनेजर, सर आप यहाँ? अद्रित सर भी यहीं आए हैं। अर्जुन जी, अद्रित यहाँ है? कहाँ है वो? मैनेजर, वो प्राइवेट एरिया की तरफ इशारा करके, उस साइड उनकी मीटिंग थी अमित मलिक के साथ। अर्जुन जी, ओह तो मीटिंग हो गई? मैनेजर, हाँ जी सर। अर्जुन जी, तब तो ठीक है, फिर हम अत्रि से मिल लेते हैं। कोई और है क्या उनके साथ? मैनेजर, हाँ एक लड़की है सर। अर्जुन जी, ओह, चलो फिर उनसे मिलकर ही मीटिंग के लिए जाऊंगा। चलिए अभिषेक जी, बोलकर वो लोग जाने लगे। तभी अभिषेक जी के फोन पर कॉल आया। उन्होंने उठाया तो क्लाइंट का कॉल था। अभिषेक जी, सर क्लाइंट आ चुके हैं, शायद हमें पहले मीटिंग कर लेनी चाहिए। अर्जुन जी, चलिए ठीक है, अदरी से तो मैं घर पर भी मिल लूंगा। मैनेजर ने हमें से रिलाया। उसके बाद अर्जुन जी और अभिषेक जी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। प्राइवेट एरिया की तरफ अद्रित और आद्या खाना खा रहे थे। अद्रित की नजरें आद्या की तरफ थी। वो उसे देखते हुए खा रहा था। आद्या का पूरा ध्यान अपने खाने पर था। उसे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। अद्रित ने आद्या को देखा, जिसके होंठों के पास खाना लग गया था। अद्रित, आद्या, उसकी आवाज सुनकर आद्या ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए देखा। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि अद्रित उसे देखता ही रह गया। आद्या जी, उसकी आवाज से अद्रित होश में आया। उसने अपनी उंगली को उसके होंठों की तरफ इशारा करके कहा, वो तुम्हारे होंठों के पास खाना लगा है। आद्या ने उसकी बात सुनकर अपने हाथ को अपने होंठों के पास रखा, फिर अद्रित की तरफ देखा। अद्रित उसे इशारे से बता रहा था, लेकिन आद्या को समझ ही नहीं आ रहा था। तो अद्रित उसकी तरफ झुका। उसे अपने नजदीक आते देख आद्या की सांसें अटक गईं। वो अपनी आंखों को बड़ी करके अद्रित को देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अद्रित ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों के पास अपनी अंगूठी से खाना साफ किया। उसकी छुअन से ही आद्या सिर उठी। उसके रेंगटे खड़े हो गए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों को ही होश नहीं था। अचानक ही अद्रित होश में आया और झट से आद्या से दूर हुआ। आद्या भी शर्म से इधर उधर देखने लगी। उसके गालों पर हया की लाली साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद
उनका खाना खत्म हुआ। अद्रित ने बिल पे किया। उसके बाद तीनों वहां से निकल गए। उसके बाद दोनों लोकेशन के लिए निकल गए क्योंकि दिशा अभी आर्यन के साथ वहीं थी और आद्या दिशा के साथ वहां से जाने वाली थी। दोनों इस समय गाड़ी में मौजूद थे। आद्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी और अद्रित की नजदीकी घूम रही थी, जिससे वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसका गाना सुनने का मन कर रहा था। उसने एक नज़र अद्रित की तरफ देखा, फिर अपने हाथ को ऑडियो सिस्टम की तरफ बढ़ा दिया। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। अद्रित की नज़र उसकी तरफ ही थी। उसकी हिचकिचाहट देखकर अद्रित ने खुद ही ऑडियो सिस्टम ऑन कर दिया। आद्या ने उसकी तरफ देखा। उसी समय अद्रित ने भी उसकी तरफ देखा। ऑडियो सिस्टम में गाना बज रहा था। देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। हाँ, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। उन्हें होश ही नहीं था कि वो लोग रास्ते में हैं। अदित और आद्या इस समय कार में मौजूद थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आद्या को हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अद्रित से चिल्लाते हुए कहा, अद्रित जी, सामने देखिए। उसके चिल्लाने से अद्रित एकदम से होश में आया और उसने सामने देखा तो वो भी चौंक गया। सामने से एक ट्रक आ रहा था। अद्रित, शिट बोलते हुए उसने गाड़ी को घुमाकर ट्रक के साइड से निकाल लिया और उसे आगे जाकर रोक दिया। आद्या की धड़कनें इस समय डर से तेजी से दौड़ रही थीं। अद्रित भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने आद्या की तरफ देखा और उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर चिंता से बोला, तुम ठीक हो ना आद्या? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? आद्या उसकी आंखों में देखने लगी। आद्या, नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? अदित, नहीं बोलकर उसने झट से आद्या को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की धड़कनें इस समय तेजी से धड़क रही थी। अदित अपने होश में नहीं था। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने आद्या को सीने से लगा लिया। वहीं आद्या अदित के ऐसा करने से चौंक गई। उसकी तो सांसें ही अटक गईं। सब कुछ जैसे थमसा गया। पहली बार वो अदित के सीने से लगी थी और उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं और अदित की पीठ पर अपने हाथ रख दिए। आद्या के हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर अदित होश में आया और अब उसे ध्यान आया कि उसने क्या किया। उसने गर्दन नीचे करके आद्या को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। वो एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। उसे भी आद्या की करीबी से सुकून मिल रहा था और अभी वो इस पल को जीना चाहता था। उसने कस के आद्या को अपने सीने में भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके ऐसा करने से आद्या होश में आई और अपनी आंखें खोलकर वो उसकी बाहों से अलग होने के लिए कसमसाने लगी। जब अदित ने यह महसूस किया तो उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे आद्या को खुद से दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने एक गहरी सांस ली और आद्या से अलग हुआ। आद्या उससे अलग होकर अपने बालों को कान के पीछे करते हुए इधर उधर देखने लगी। वहीं अद्रित एकटक उसे देख रहा था। तभी आद्या का फोन बजा। उसने अपना फोन निकाला और देखा तो दिशा का कॉल आ रहा था। दिशा का कॉल देखकर आद्या ने अद्रित की तरफ देखा, फिर कॉल उठाया। इधर अद्रित ने एक नज़र आद्या को देखकर कार स्टार्ट कर दी। आद्या, हाँ दिशा बोलो। दिशा, कहाँ हो तुम दोनों? कितनी देर में पहुंच रहे हो? आद्या, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। दिशा, ठीक है, आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। आद्या, ठीक है। उसने कॉल कट कर दिया और अद्रित की तरफ देखा, जिसका ध्यान ड्राइविंग पर था। उसे देखकर आद्या ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया और वो बाहर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और उन लम्हों को फिर से जीने लगी जो अभी कुछ देर पहले दोनों के बीच हुए थे। एक एहसास, एक सुकून सा आद्या को महसूस हुआ था। उसका मन कर रहा था कि वो बस हमेशा अद्रित की बाहों में ही रहे, कभी उससे अलग ना हो। वो आंखें बंद करके अद्रित की नज़दीकी को महसूस कर रही थी। वहीं अद्रित ने जब आद्या को ऐसे देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइविंग पर फोकस कर लिया। लोकेशन पर पहुंचते ही अद्रित ने गाड़ी रोकी। आद्या की आंखें खुली। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अद्रित की तरफ देखा। आद्या, हम पहुंच गए? अद्रित, हाँ बोलकर वो उतरा। फिर आद्या की साइड आकर उसने दरवाजा खोला। आद्या उसे देखने लगी। उसे अद्रित का उसके लिए छोटी छोटी चीजें करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो जब भी अद्रित के साथ होती थी तो उससे नजरें नहीं मिला पाती थी। उसके साथ रहते हुए उसके गाल हमेशा शर्म से लाल ही रहते थे,
लेकिन अद्रित ने शायद कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। आद्या बाहर आई। उसने इधर उधर देखा तो वो एक खुला एरिया था जो शायद म्यूजिक के लिए ही डिजाइन किया गया था। वहाँ की डेकोरेशन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए की गई थी। वहाँ हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद था। सामने ही स्टेज लगा था जहाँ अभी काम चल रहा था। अद्रित और आद्या आगे बढ़े। अद्रित चलते हुए उसे सब कुछ बता रहा था कि कैसे क्या होगा, कैसी डेकोरेशन होगी। आद्या बड़े ध्यान से उसे सुन रही थी और सच में अद्रित के आइडियाज को सुनकर वो एक्साइटेड और खुश दोनों थी, क्योंकि जिस तरह अद्रित बता रहा था अगर वैसी डेकोरेशन हुई तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और बहुत सुंदर लगेगा। वो दोनों आर्यन, आयुष और दिशा के पास पहुंच गए जहां वो तीनों वर्कर्स को कुछ समझा रहे थे। अद्रित उनके पास आया और बोला, कैसा चल रहा है सब? आर्यन, बहुत अच्छा। लोकेशन बहुत अच्छी चुनी है तूने। आयुष, हाँ, कॉन्सर्ट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। दिशा, आद्या, तुझे कैसी लगी जगह? आद्या, बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छा है। कहते वो अद्रित को देखने लगी जो उसकी तरफ देख रहा था। अद्रित दिशा से, तुम दोनों अब जाओ, हम भी यहाँ का काम खत्म करके निकलते हैं। दिशा और आद्या ने हामी से रिलाया और वहां से सभी को बाय बोलकर चली गईं। उनके जाने के बाद अद्रित, आर्यन और आयुष वर्कर्स को कुछ समझाने लगे। बाहर आकर दिशा, तूने कुछ खाया? आद्या, हाँ, हमने उनके साथ खा लिया था। दिशा, वो हो, उनके साथ? आद्या, चुप करो दिशा, तुम, ऐसा कुछ नहीं है। दिशा, वही तो कह रही हूँ, क्यों नहीं है? वैसे अदित हैंडसम है, गुड लुकिंग है, और तुम दोनों अच्छे भी लगते हो साथ में। दिशा की बात पर आद्या सोचने लगी। हाँ, दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर उसे अभिषेक जी का ख्याल आया और उनकी बातें याद आते ही वो उदास हो गई और दिशा से बोली, नहीं दिशा, ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो ना पापा को। दिशा, आद्या, जब प्यार होना होता है तो हो जाता है। वो किसी के कहने या रोकने से नहीं रुकता। और रही बात अंकल की, तो उस दिन जिस तरह वो आर्यन और आयुष के लिए मान गए, आई थिंक अद्रित के लिए भी मान ही जाएंगे। वैसे भी उनकी नज़रों में उसकी इमेज अच्छी है। आद्या, हाँ, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब हमें घर पहुंचना है। दिशा, हाँ हाँ, मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बहुत आज्ञाकारी हो, कभी अपने पापा की बात नहीं टालती। आद्या उसे देखकर मुस्कुराकर पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही दिशा ने स्कूटी स्टार्ट की और आद्या के घर की तरफ दौड़ा दी। आद्या स्कूटी पर दिशा के पीछे बैठी थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ देर बाद दिशा ने स्कूटी रोकी तो आद्या को होश आया। वो स्कूटी से उतरी। उसने हेलमेट को दिया और फिर उसे बाय बोलकर घर के अंदर चली गई। हमेशा की तरह अवनी जी उसे हॉल में ही मिल गईं। आद्या उन्हें देखकर उनके पास आई। अवनी जी, फ्रेश होकर नीचे आओ, फिर चाय पीते हैं। आद्या ने हामी से रिलाया और ऊपर चली गई। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई, फिर चाय पीते हुए अवनी जी से बातें करने लगी। अवनी जी, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट? आद्या, अच्छा चल रहा है मम्मा, हम बस अपना बेस्ट देना चाहते हैं। अवनी जी, अच्छी बात है। अच्छा बताओ, आज खाने में क्या बनाऊं? क्या खाओगी? आद्या, जो आप बनाएंगी वो खा लेंगे मम्मा। अवनी जी, हाँ फिर भी। आद्या, हमारा कढ़ी चावल खाने का मन है। अवनी जी, ठीक है, मैं बनाती हूँ, तुम ऊपर कमरे में जाकर पढ़ो। आद्या ने आमे से रिलाया और मुस्कुराते उनके गले लगकर ऊपर चली गई। अवनी जी तो उसके गले लगने से हैरान ही रह गईं, क्योंकि आद्या ने ऐसा कभी नहीं किया था। अवनी जी, पागल लड़की, बोलकर वो चाय की ट्रे उठाकर किचन में चली गई। आद्या ऊपर आई और कमरे में आकर उसने अलमारी से डायरी निकाली और उसे लेकर टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने उसे खोला और देखकर मुस्कुराने लगी। पेज पलटकर वो कुछ लिखने लगी। लिखते उसके होठों पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कुराहट थी, आंखों में खुशी की चमक और गाल शर्म से हल्के गुलाबी। लिखने के बाद उसने उन शब्दों को पढ़ा और पढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से उन लम्हों को जी रही हो जो उसने अद्रित के साथ महसूस किए हैं। उसने डायरी बंद की और उसे अपने सीने से लगाकर कमरे में ही गोल गोल घूमने लगी। कभी वो बार बार उस डायरी को चूमती, पागलों जैसी हरकतें करने लगी। लेकिन जब उसे अपनी हरकतों का एहसास हुआ तो उसने खुद ही अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, आद्या, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। उसने मुस्कुराते हुए एक नज़र डायरी को देखा, फिर उसे अच्छे से अपनी अलमारी में रख दिया। उसके बाद वो बेड के पास आई और वहां से अपना फ़ोन और ईयरफोन उठाकर बालकनी में आ गई।
उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए और उसे फ़ोन से कनेक्ट करके गाना सुनने लगी। ये उसका फेवरेट गाना था। जब भी वो इस गाने को सुनती तो उसकी आंखों के सामने अदरीत का चेहरा घूमने लगता था और वो भी इस गाने के जरिए अदरीत को महसूस करती थी। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताएं हम क्या करें? आपसे भी हंसी आपकी अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरें? उसे एहसास बहुत अच्छे लगते थे। उसका मन करता था कि वो बस इन एहसासों में खोई रहे हमेशा। लेकिन शायद वो अभी इन एहसासों को कोई नाम नहीं दे पाई थी या शायद देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर इन्हें एक बार नाम मिल गया तो शायद आद्या इन्हें संभाल ना पाए। वो कितनी कोशिश करती थी कि वो अदरीत के बारे में ना सोचे, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे जिसने अदरीत को चुन लिया था अपने लिए, आद्या के लिए। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, आद्या का प्यार अदरीत के लिए बढ़ता ही जा रहा था, जिससे अदरीत बिल्कुल अनजान था। आद्या चाहती भी नहीं थी कि किसी को पता चले। वो बस खुद में इन एहसासों को महसूस करके खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। उसे अदरीत से भी कोई उम्मीद नहीं थी। वो बस खुद को अदरीत को सौंप चुकी थी, शायद पूरी तरह से। बस इन एहसासों को उन चंद जादुई शब्दों की ज़रूरत थी। वो अभी आंखें बंद कर गाने को सुनते हुए अदरीत को महसूस कर ही रही थी। तभी गाना बंद हुआ और किसी का कॉल आने लगा। आद्या ने आंखें खोली और फ़ोन देखा तो अदरीत जी सो हो रहा था। ये देखकर आद्या की धड़कनें बढ़ गईं। अभी वो उसे ही तो महसूस कर रही थी और अभी उसी का फ़ोन। आद्या अपने ख्यालों से बाहर आई। तब तक कॉल कट हो चुका था। आद्या वापस लगाती उससे पहले ही फ़ोन बजने लगा। आद्या ने देखा और एक गहरी सांस लेकर कॉल उठाया। आद्या, हेलो। अदरीत, हेलो आद्या। आद्या, जी। उसका जी सुनकर एक बार को अदरीत चुप हो गया। फिर बोला, मैंने फ़ोन तुम्हें यह बताने के लिए किया है कि कल तुम मेरे ऑफिस ही आ जाना। आद्या, ऑफिस? अदित, हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम? आद्या, नहीं। हाँ मतलब वो वहाँ पापा होंगे तो। अदित, ओह अच्छा, समझ गया मैं। तुम उसकी चिंता मत करो। कल अभिषेक जी यहाँ नहीं होंगे। वो डैड के साथ दूसरे ऑफिस में होंगे। आद्या को अदित का अभिषेक जी का नाम लेना पसंद नहीं आया, इसलिए वो नाराजगी से बोली, आप पापा को अंकल भी तो कह सकते हैं, आखिर वो आपसे बड़े हैं। उसकी बात पर अदरीत चुप हो गया। कुछ देर की शांति के बाद वो बोला, अदरीत, ओके सॉरी, मैं आपसे उन्हें अंकल ही बोलूँगा। खुश? आद्या खुशी से, जी। अदरीत, चलो तुम कल सुबह 8 बजे तक पहुँच जाना, ओके? आद्या, लेकिन हम आएंगे कैसे? अदरीत, दिशा के साथ। वो भी तो लोकेशन पर जाएगी, तो उसे बोल देना कि वो तुम्हें पहले मेरे ऑफिस छोड़ दे, उसके बाद चली जाए। आद्या, जी ठीक है। अदित, ओके बाय। आद्या बाय बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और उसे अपने सीने से लगाकर मुस्कुराने लगी। तभी नीचे से अवनी जी की आवाज़ आई तो वो अंदर कमरे में आई और फ़ोन और ईयरफोन को बेड पर रखकर नीचे चली गई। नीचे आकर देखा तो अभिषेक जी सोफे पर बैठे पानी पी रहे थे। उन्हीं के सामने अवनी जी ट्रे लेकर खड़ी थी। आद्या नीचे आकर उनके पास आ गई। अवनी जी, आ गई तुम? चलो खाना खा लो। अब आद्या ने हामी सिर हिलाया। अभिषेक जी, हम आते हैं अभी फ्रेश होकर, आप खाना लगाइएगा। कहते हुए उन्होंने आद्या के सिर पर हाथ फेरा और कमरे की तरफ चले गए। आद्या भी मुस्कुराते हुए अपनी जी के साथ किचन में चली गई। दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। तब तक अभिषेक जी भी आ गए। उसके बाद वो सभी साथ बैठकर खाना खाने लगे। अभिषेक जी, आद्या बेटा, कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आद्या, नहीं पापा, सब ठीक है। अभिषेक जी, हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने सपने को पूरा करो। आद्या, जी पापा। खाना हो जाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। आद्या ऊपर आई और बेड पर लेट गई। उसने कल के जैसे ही तकिया को अपनी बाहों में भरा और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह आद्या तैयार होकर नीचे आई, पूजा की, फिर नाश्ता किया और अपनी जी को बाय बोलकर दिशा के साथ निकल गई अदरीत के ऑफिस के लिए। कुछ देर बाद वो ऑफिस के सामने थी। दिशा ने ऑफिस की बिल्डिंग को देखते हुए कहा, ओह तेरी आद्या, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है यार, और कितनी खूबसूरत भी। हाय, काश मैं भी इसके अंदर जा सकती। दिशा की बात पर आद्या ने पीछे घूमकर ऑफिस की बिल्डिंग को देखा और वो एक शानदार और बेहद ऊंची बिल्डिंग थी। उसका डिजाइन और स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का था। बिल्डिंग के ऊपर बड़ा बड़ा सुंदर अक्षरों में लिखा था, रायचंद इंडस्ट्रीज।
आद्या भी बिल्डिंग को देखकर एक पल के लिए चौंक गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और दिशा की तरफ घूमकर उसे बाय बोला और बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर वो इधर उधर देखते हुए चल रही थी। ऑफिस अंदर से बहुत शानदार था। हर चीज के लिए अलग डिपार्टमेंट था। आद्या ने रिसेप्शन पर आकर कहा, एक्सक्यूज मी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने आद्या की तरफ देखकर कहा, जी कहिए। आद्या, हमें अद्रित जी के केबिन में जाना है। क्या आप बता सकती हैं उनका केबिन कौन से फ्लोर पर है? लड़की, यस मैम, आप यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाइए। उसके बाद आप लिफ्ट ले सकती हैं। सर का केबिन 40वें फ्लोर पर है। 40वां फ्लोर? आद्या ये सुनकर ही चौंक गई। आद्या, इतना ऊपर? कहते उसने गहरी सांस ली। उसके बाद उस लड़की को थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गई। वो लिफ्ट के पास पहुंची, तभी लिफ्ट रुकी और उसमें से अद्रित बाहर निकला। उसे देखकर आद्या अपनी जगह पर जमी रह गई। इस समय अद्रित ने ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था और आद्या उसे देखकर बस उसमें खो ही गई। अद्रित उसे देखते हुए उसके पास आया और बोला, आद्या। आद्या उसके बोलने से होश में आई और शर्म से नजरें इधर उधर करने लगी। अद्रित, मेरे साथ चलो। आद्या, जी। अद्रित ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर लिफ्ट के अंदर आ गया। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया तो लिफ्ट चलने लगी। आद्या तो बस अपने हाथ को देखे जा रही थी जिसे अद्रित ने पकड़ रखा था, वो भी पूरे हक से। असल में अद्रित ने पहले ही आद्या को ऑफिस के अंदर आते हुए देख लिया था और उसे याद आया कि आद्या को लिफ्ट में डर लगता है, तो बस वो आ गया आद्या को लेने। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बस वो खुद को रोक नहीं पाया था। आद्या को तो डर लग ही नहीं रहा था इस समय, क्योंकि उसका ध्यान तो अद्रित के हाथ पर था और साथ ही अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर। उसके दिल में खुशी की लहर उठ गई थी, जिसके आगे उसका डर भाग गया था। कुछ ही देर बाद दोनों लिफ्ट से बाहर आए और अद्रित के केबिन की तरफ बढ़ गए। केबिन के अंदर आकर अद्रित ने आद्या को सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। वो आद्या को देखने लगा। पता नहीं क्यों उसका ध्यान आद्या से हट ही नहीं रहा था। वो जितनी बार उसे देखता, कुछ नया ही नजर आता उसे आद्या में। वही आद्या उसके इस तरह देखने से अपनी पलकें नहीं उठा पा रही थी। तभी पता नहीं अद्रित को क्या सूझा, उसने आद्या से पूछा, तुम नाश्ता करके आई हो? आद्या ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। जब भी अद्रित उसकी केयर करता था या प्यार से बात करता था, तब उसके दिल में एक गुदगुदी सी होती थी। उसने धीरे से कहा, जी। उसके जी बोलने से फिर अद्रित खोसा गया था, लेकिन उसने फिर जल्दी खुद को संभाला और आद्या से कहा, ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, डेकोरेशन की कुछ डिजाइन्स देखो। वैसे तो मैंने यह काम उन्हें सौंपा है, लेकिन हमें भी देखना चाहिए। सब साथ काम करेंगे तभी अच्छा प्लान कर पाएंगे। आद्या ने हाँ में सिर हिलाया और अपना काम करने लगी। अद्रित ने उसे लैपटॉप प्रोवाइड कराया और बस आद्या खो गई अपने काम में। वहीं अद्रित की नज़र रह रहकर आद्या पर जा रही थी। उसकी मासूमियत, उसके काम करने के तरीके को देखकर उसे डाउट हो रहा था। जो भी कार्तिक ने कल कहा था, वो मन ही मन बोला, वैसे तो मैं कार्तिक को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो कितना बड़ा कमीना है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? क्या मुझे सच का पता लगाना चाहिए? कहीं फिर से मैं आद्या पर शक तो नहीं कर रहा? कोई हमेशा तो नाटक नहीं कर सकता साथ रहकर। वो आद्या को देखकर ये सब सोचने लगा। तभी केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो अद्रित अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने कम इन कहा, जिसके बाद केबिन का दरवाजा खोल आयशा मुस्कुराते हुए अंदर आई। लेकिन जब उसने अद्रित के सामने बैठी आद्या को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने अद्रित के लिए किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए आद्या को दिखाते हुए जाकर सीधा अद्रित के गले लग गई। अद्रित तो अचानक से इन सब से हड़बड़ा गया। उसे नहीं लगा था कि आयशा ऐसा कुछ करेगी। उसने आद्या की तरफ देखा, जो नहीं देख रही थी। पता नहीं क्यों से आद्या की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आई, जिसे देखकर वो खुद बेचैन हो गया था। उसने जल्दी से आयशा को खुद से दूर किया और कहा, ये क्या हरकत है आयशा? ये मेरा ऑफिस है, कोई घर नहीं। आयशा, क्या हुआ अद्रित? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तो हमेशा तुमसे ऐसे ही मिलती हूँ ना, फिर आज क्या हो गया? अदित, कुछ नहीं, तुम बैठो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो वैसे? आयुष के साथ क्यों नहीं हो?
अदीत की बात सुनकर आयशा थोड़ा हड़बड़ा गई और वो बोली, वो अदीत, मुझे पता नहीं कि आयुष कहाँ है। मुझे पता चला कि तुम ऑफिस में हो तो मुझे लगा आयुष भी यहीं होगा, इसलिए मैं यहीं आ गई। अदीत, तो तुम कॉल कर लेती आयुष को, वो तुम्हें लोकेशन भेज देता। आयशा, सॉरी, वो घर से जल्दी निकलने के चक्कर में मैं भूल गई। अदीत ने एक गहरी सांस ली। उसने आद्या की तरफ देखा जो लैपटॉप में देखते हुए काम कर रही थी। हालांकि आद्या को उनकी बातें सुनाई दे रही थीं, वो इतनी भी नहीं खोई थी काम में। वो बस अदरीत से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे डर था कि अगर वो अदरीत की तरफ देखेगी तो जो एहसास उसने अपने अंदर दबा रखे हैं वो कहीं अदरीत उसकी आंखों में ना देख ले। वहीं अदरीत इंतजार कर रहा था कि आद्या एक बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देख ले। लेकिन जब आद्या ने नहीं देखा तो अदरीत ने अपने हाथों की मुट्ठी कस के बांधी और एक गहरी सांस लेकर आयशा से कहा, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है, वहां जाओ और आयुष की हेल्प करो। यह सुनकर आयशा को बहुत गुस्सा आया। वो यहाँ अदरीत के लिए आई थी, चाहती थी कि वो अदरीत के साथ रहे, लेकिन अदरीत तो रुकने ही नहीं दे रहा था। मन मारकर उठी और आद्या को घूरते हुए वहां से चली गई। अदरीत ने आद्या को देखा, फिर अपने काम में लग गया। दोनों ही अपने काम में बिल्कुल खो चुके थे। आद्या को कुछ डिजाइन पसंद आई तो उसने अदरीत को दिखाया। अदरीत ने देखा, लेकिन उसे सभी में से कुछ न कुछ पसंद आ रहा था, तो वो अपनी जगह से उठा और आद्या के चेयर के पीछे आकर उसकी तरफ झुका। फिर लैपटॉप में इशारा करके आद्या को बताने लगा कि यहाँ पर यह हो तो कैसा रहेगा। आद्या का ध्यान तो लैपटॉप पे था ही नहीं। वो तो अदीत के चेहरे को देख रही थी जो उसके ऊपर झुका हुआ था, और अदीत का कंधा आद्या की पीठ को छू रहा था जिससे आद्या सिहर रही थी। उसकी नजरें एकटक अदीत के चेहरे को देख रही थी। जब अदीत ने यह महसूस किया तो उसने आद्या की तरफ देखा, और जब उसने उसे खुद को इस तरह देखते देखा तो उसका दिल धड़क उठा। कुछ एहसास उसे होने लगे। आद्या की आंखों में उसे कुछ नजर आ रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो उससे नजरें भी नहीं हटा पा रहा था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अद्रित आद्या को देखते हुए उसके कान के पास झुका और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? उसकी आवाज और सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस होते ही आद्या अपने ख्यालों से बाहर आई और बुरी तरह से झेप गई। बेचारी का शर्म से बुरा हाल होने लगा। अब तो उससे गर्दन तक नहीं उठाई जा रही थी अद्रित की तरफ। अद्रित उसे ऐसे देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुस्कुराने लगा। तभी आद्या का फोन बजा। उसने देखा उसकी मम्मा का कॉल था, तो उसने एक नज़र उठाकर अद्रित को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। अद्रित ने अपनी पलकें झपकाई तो आद्या झट से अपनी जगह से उठकर केबिन के बाहर चली गई। अब अंदर रहकर कैसे बात करती, शर्म जो आ रही थी, और फिर उसे कॉल का बहाना मिल गया था अदरीत से दूर जाने का और खुद को संभालने का। वहीं अदरीत उसके जाने के बाद मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ तो था जो उसमें बदल रहा था, जिसका शायद उसे अंदाजा नहीं था। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद आद्या वापस हिचकिचाते हुए केबिन में आई तो अदरीत की नज़र अपने आप उस तरफ चली गई, जिसे देखकर आद्या थोड़ा सा हड़बड़ा गई। अदीत उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, तो कुछ सोचकर उसने बोला, आद्या सुनो, मेरी एक मीटिंग है अभी। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, या फिर यहाँ बैठकर अपना काम भी कर सकती हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो, ताकि देख सको कि मीटिंग्स में क्या क्या होता है और उसे एक्सपीरियंस ले सको। उसकी बात सुनकर आद्या थोड़ी सहज हुई और कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। आद्या का जवाब सुनकर अद्रित को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई कि आद्या उसके साथ जाएगी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, या उसे जो फील हो रहा था उसे उसका भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। बस उसे ये सब अच्छा लग रहा था। आद्या को अपने पास रखना, अपने सामने, अपने साथ रखना चाहता था वो, और इसलिए उसने कुछ भी बहाना लगाकर कह दिया ताकि आद्या उसके साथ चले मीटिंग में। और उसका प्लान कामयाब भी हुआ। आद्या मान गई। अद्रित ने कॉल करके अपने असिस्टेंट को बुलाया। तब तक उसने अपनी फाइल्स अच्छे से स्टेबल कर ली। असिस्टेंट अंदर आया तो अद्रित ने उससे कहा, मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा हूँ, ध्यान रहे केबिन में कोई ना आए। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। जो भी हो उसे वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कहना। ठीक है असिस्टेंट। जी सर। अद्रित ने आद्या को देखा,
फिर दोनों केबिन से निकलकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गए। दोनों हॉल के अंदर आए, देखा तो वहाँ एक आदमी बैठा था जो अद्रित की उम्र का ही लग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें कुछ ठीक नहीं थी। उसकी नज़रें आद्या पर टिकी हुई थी और वो उसे ऊपर से नीचे तक एकटक देख रहा था। आद्या ने देखा तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा। उसने अपनी नज़रें हटा ली। अद्रित ने आकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर त्रिवेदी। मिस्टर अविनाश त्रिवेदी। आई एम फाइन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपके साथ ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? उसकी बात पर अद्रित ने आद्या की तरफ देखा जो अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। अद्रित, सी इज़ माई फ्रेंड। उसकी बात पर आद्या अद्रित को देखने लगी। अविनाश, ओह ओके। फिर आद्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, हेलो मिस गॉर्जियस। आद्या को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने सिर्फ हाथ जोड़ दिए, जिससे अविनाश ने अपना हाथ पीछे लिया और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। अंदर ही अंदर वो आद्या को घूरते हुए मुस्कुराया और हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते। उसके बाद वो तीनों बैठ गए। प्रोजेक्टर ऑन हुआ और प्रेजेंटेशन चलने लगी। अद्रित का ध्यान प्रेजेंटेशन पर था, वहीं अविनाश का ध्यान आद्या पर। वो उसके पास ही बैठा था, जिसका फायदा उठाते हुए उसने टेबल के नीचे से आद्या की थाई पर अपना हाथ फेरा और यह महसूस होते ही आद्या की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। वो अपनी जगह बैठी बैठी कांप उठी। उसे बहुत गंदा लगने लगा। उसने अविनाश का हाथ अपने ऊपर से झटका, लेकिन अविनाश बेशर्मों की तरह फिर वही हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से अब आद्या की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी लाइट्स ऑन हुई और अविनाश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने सामने देखा, प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी थी। उसने अदित को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, तो कैसा लगा आपको हमारा प्रोजेक्ट? अदित, अच्छा है, ओके, डील डन। आज से आप रायचंद ग्रुप के साथ काम करेंगे। यह सुनकर तो अविनाश की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसने तिरछी मुस्कान के साथ आद्या को देखा और अद्रित से हाथ मिलाया। अद्रित ने आद्या से कहा, आद्या तुम मेरे केबिन में जाकर वेट करो, मैं आता हूँ। आद्या ने अपना सिर झुकाए हुए ही सिर हिलाया और झट से वहां से उठकर चली गई। अदित को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अविनाश और वो कुछ बातें करने लगे। फिर अदित ने अपने असिस्टेंट से अविनाश को पार्किंग तक छोड़ने के लिए कहा और खुद अपने केबिन की तरफ चला गया। अदित अपने केबिन में आया, देखा तो आद्या केबिन में थी ही नहीं। ये देखकर वो सोचने लगा कि आद्या कहाँ गई होगी। तभी पीछे से उसे केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो आद्या थी। उसका चेहरा और आंखें, नाक लाल हो रखी थी। ये देखकर अद्रित बेचैन हो उठा। वो आद्या के पास आया और बोला, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आद्या कुछ पल तो कुछ नहीं बोली, फिर अपनी नज़रें झुकाकर धीरे से बोली, वो हमारी आंखों में कुछ चला गया था, जिसकी वजह से हमने इन्हें मसल दिया और ये लाल हो गई। फेस वॉश करने गए तो ज़्यादा हो गया, इसलिए नाक भी थोड़ी लाल हो गई। अद्रित को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो आद्या बोल रही है वो सच है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आद्या, क्या हम घर जा सकते हैं? उसकी बात पर अद्रित उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, हाँ ठीक है, चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आद्या, नहीं हम। अद्रित उसे घूरते हुए, कैसे जाओगी बताओ? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और चलो। बोलकर वो आगे आगे चलने लगा और आद्या उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों लिफ्ट से होते हुए नीचे आए। अद्रित ने उसके लिए गेट खोला तो आद्या अंदर बैठ गई। अदित भी ड्राइविंग सीट की तरफ बैठ गया। उसने आद्या की तरफ देखा, जो गुमसुम सी बाहर की तरफ देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट कर आद्या के घर की तरफ बढ़ा दी। उसने आधे रास्ते में आद्या से एड्रेस पूछा तो आद्या ने उसे गली के बाहर ही रोकने के लिए कह दिया, क्योंकि अगर कोई उसे इतनी बड़ी गाड़ी में किसी लड़के के साथ देख लेता तो पक्का बातें बनाता। अद्रित ने भी उसकी बात समझी और उसे वहीं उतार दिया। आद्या उसे थैंक यू बोलकर इधर उधर देखते हुए गली में घुस गई। अदित भी उसके जाने के बाद गाड़ी से उतरा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। गली के अंदर जाकर ज्यादा दूर नहीं था आद्या का घर। अदित ने जब उसे घर के अंदर जाते देखा तो उसने चैन की सांस ली और वो वापस अपनी कार के पास आया और उसमें बैठकर उसने कार को दूसरी साइड घुमा दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे और वो कुछ सोच रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड तेज की और गाड़ी को तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक जगह आकर रुकी। ये जगह उसके ऑफिस और घर से काफी दूर एक जंगल इलाका में थी। उसने गाड़ी रोकी, एक बार गाड़ी से बाहर देखा
तो वहाँ कोई फार्म हाउस जैसा बना हुआ था। वो बाहर निकला और उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। रास्ते में ही उसका असिस्टेंट मिल गया। वो उससे कुछ कहते हुए चल रहा था, लेकिन अद्रीत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा उस फार्म हाउस के अंदर चला गया। आद्या के घर पर आद्या अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन चल रहा था, जब अविनाश ने उसे गंदे तरीके से छुआ था। वो सब उसकी आंखों के सामने चल रहा था, जिससे उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। वो उठकर बाथरूम में चली गई और खुद को साफ करने लगी। उसे वो गंदी सी छुअन अपने शरीर पर नहीं चाहिए थी। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और चेंज करके बिस्तर पर लेट गई। रोने की वजह से उसकी आंखों में दर्द हो रहा था, तो उसे नींद आ गई। शाम 5 बजे जाकर उसकी आंख खुली, वो भी उसके फ़ोन की आवाज़ से। उसने नींद में ही बिना नाम देखे फ़ोन उठाया और कान से लगाया, तो दूसरी तरफ से दिशा के चिल्लाने की आवाज़ आई। दिशा, ओए तू मुझे बिना बताए कैसे आ गई और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही? मुझे बता देती तो मैं तुझे लेने आ जाती ना। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि आद्या की नींद खुल गई और वो दिशा से बोली, दिशा थोड़ा धीरे बोलो, और हम सो रहे थे इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। अभी आंखें खुली तो देखा। और रही बात लेने आने की, हमें अद्रित जी ने छोड़ दिया था, चिंता मत करो। दिशा, क्या? तो क्या उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ा? आद्या, नहीं, गली के बाहर। दिशा, अच्छा ठीक है, सॉरी तेरी नींद डिस्टर्ब की, लेकिन तू ठीक है ना? आद्या, हाँ हम ठीक हैं, और सॉरी मत बोलो, वैसे भी हम उठते ही। दिशा, अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। आद्या, हाँ ठीक है। कॉल कट करने के बाद आद्या बेड से उठी। उसके बाद बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और नीचे चली गई। नीचे अपनी जी न्यूज़ देख रही थी। आद्या उनके पास आई, तभी उसकी नज़र न्यूज़ पर गई और उसे देखकर वो शॉक हो गई। न्यूज़ में आ रहा था कि मिस्टर अविनाश त्रिवेदी की मौत, जंगल इलाके में मिली उनकी डेड बॉडी, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से पहले टॉर्चर किया, उसके बाद उनकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया। आद्या सुनकर कांप उठी। उसे याद आया कि अभी सुबह ही तो उनकी अद्रित के साथ मीटिंग हुई थी, और अब इतनी जल्दी मौत कैसे? तभी अवनी जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उस न्यूज़ को देखते हुए कह रही थी, सच में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत हो जाए। लेकिन इस इंसान की मौत तो सही हुई। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। आद्या को अपनी माँ की बातें समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। आद्या, ऐसा क्यों मम्मा? अवनी जी, अरे तुम्हें नहीं पता बेटा, अभी कुछ देर पहले न्यूज़ में बता रहे थे कि इस इंसान ने अपनी हवस के चलते बहुत सी लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, और भी बहुत से गलत काम करता था यह। अच्छा हुआ इसकी मौत हो गई। आद्या तो अपनी जी की बात सुनकर शौक रह गई। अब वो उन्हें यह भी नहीं बता सकती थी कि किसी इंसान ने आज सुबह आद्या को छूने की कोशिश की थी। लेकिन एकटक टीवी पर अविनाश के बारे में चल रही न्यूज़ को देख रही थी। अंदर ही अंदर उसे सुकून था कि अब उसे डरना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक डर भी था ये सोचकर कि अविनाश को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा। दूसरी तरफ एक आदमी कॉल पर बात करते हुए कह रहा था, बॉस काम हो गया, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है, मीडिया को भी वैसा ही बताया है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, गुड, ध्यान रहे इस बारे में किसी को पता ना चले। अब तुम निकलो यहाँ से और ऑफिस पहुँचो। आदमी, जी बॉस, बोलकर उसने कॉल कट किया और ऊपर देखते हुए बोला, रेस्ट इन पीस मिस्टर त्रिवेदी, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया था, तो सजा तो मिलनी ही थी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।